दोस्तों, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन वही बच्चा अगर किसी विकृति के साथ उत्पन्न होता है तो अपने जीवन के साथ साथ अपने माँ बाप के जीवन में भी अंधकारपूर्ण वातावरण लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने शिशु एवं उसके सर्जरी के संबंध में विभिन्न समस्याओं का हल खोज निकाला है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, जिन्होंने पीडियाट्रिक सर्जरी में महारता हासिल की है। इतना ही नहीं, इन्होंने कई अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है और इन्होंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सक के पद पर भी ये रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर जी का, जो आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं और जो हमें शिशु एवं नवजात शिशुओं के संबंध में ढेर सारी जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि नवजात एवं शिशुओं में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? जब नवजात शिशु जो जन्म लेता है तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि अंग नहीं बने होते हैं और कुछ अंग काम नहीं करते हैं जी। तो जो अंग नहीं बने होते हैं तो जन्म जैसे बच्चा लिया और वो उसके साथ ही वो दूध पीने के साथ उल्टी होने लगी, तो समझ में आ जाता है, उसको टेस्ट करने के बाद लगता है कि उसको खाने की नली बंद है, ऊपर से बंद है। उसका आँख नहीं बना हुआ हो सकता है, उसे पैखाने का रास्ता बंद हो सकता है। अगर वो बच्ची लड़की है तो हो सकता है कि उसका पैखाने का रास्ता मासिक के रास्ते के बगल से हो जी। और जहाँ होना चाहिए वो ना हो। लिंग अस्पष्ट हो, लड़का है कि लड़की है इसके बारे में पता ना चले। वो बच्चे में जो पेट है उसमें जिसको ऊपर से चारों तरफ से स्किन रहता है वो नहीं होकर के इंटेस्टाइन जो आंत होता है वो बाहर से दिखे, झिल्ली जैसा हो, उसे ओम्फेलोसिस कहा जाता है। इसके अलावा होठ और तालू कटा हुआ हो और बच्चों में बच्चा जो जन्म ले और थोड़ी उसका माँ के पेट से उसका सिर बड़ा हो, हाइड्रोकेफलस जिसको कहा जाता है। मगज का गांठ जिसको एक बोलते हैं कि उसके पीछे पे फोड़ा जैसा बड़ा सा सूजन हो और वो बच्चे में जो किसी भी बच्चे में जैसे जन्म हुआ उसके पीठ पे बड़ा सा गांठ है, वो देखने से एकदम थिन लेयर जैसा रहता है जिसको कि हम लोग मेनिंजोमाइलोसिस कहते हैं, जो माताओं में फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये सारी बीमारियां, बहुत तरह की बीमारियां हैं जो बच्चे जन्म के साथ देखा गया है कि उसमें ऐसा मिलता है। अगर उससे समय पे तुरंत ऑपरेशन नहीं कराया गया तो बच्चा को बचाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसका इलाज सर्जरी द्वारा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई आपको, जो बच्चा जन्म लिया और उसका सांस चल रहा है, वो नॉर्मल या सीजरियन जिससे भी डिलीवर्ड हुआ है, तो उसे हम लोग उसे समय के अनुसार सर्जरी करते हैं। जैसे खाने की नली है तो उसको उसी दिन सर्जरी कर दिया मैंने, या फिर जैसे आँख पेट से बाहर ही है, जन्म लिया और आँख पूरा पेट से बाहर है, उसकी सबका सर्जरी का एक समय बना हुआ है जी। जो बच्चे को जिसको बचाना है हमको, जो जिसके अगर नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं बच पाएगा, तो उसे उसी दिन या उसके अगले दिन थोड़ा स्टेबलाइज करके करते हैं। अदरवाइज बाकी का समय है, जैसे कि हर्निया, बच्चे में हर्निया है, उसी समय सूजन चढ़ा हुआ, हर्निया आपको तुरंत करना रहता है। बच्चे लड़का है, उसका जो टेस्टिस यानी गोली ऊपर में है या पेट में है, वो 1 साल तक नीचे आने की संभावना रहती है, तो हम लोग 1 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो इलाज है ये ज़्यादा खर्चीला होता है या सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति इसे करा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आजकल कोई भी आप सर्जरी में जाएंगे तो उसमें जितना खर्च आता है उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे बहुत सकता थोड़ा कम भी लगे, ये डिपेंड करता है कि कैसी बीमारी है जी। हाँ, इसलिए ये नहीं बहुत भयभीत होने की बात है कि छोटा बच्चा है हम ऑपरेशन ना कराएंगे बहुत खर्चा होगा, नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आम ऑपरेशन में होता है ठीक उसी ढंग से इसमें भी होती है। थोड़ा आगे पीछे सर्जरी में आपको हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हल्का खर्च पड़े अगर उसको NICU में रखना पड़े तो। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि नवजात एवं शिशु, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि नवजात और शिशु ये 2 शब्द जो आपने अभी अलग अलग बताए, इसमें क्या अंतर है? नवजात जो बच्चा जन्म लिया उसके साथ जो बनावट में उसकी गड़बड़ी है जी, वो उसका ऑपरेशन तुरंत करना हो, नवजात शिशु की सर्जरी, नवजात सर्जरी हो जाती है। नवजात बच्चे जो है जो न्यूबॉर्न सर्जरी इसको कहते हैं, कोई जैसे पेडियाट्रिक सर्जरी जो है वो 18 साल तक के बच्चों की सर्जरी होती है। वो बनावट में गड़बड़ी में बहुत में ऐसा ना होकर के उसमें फंक्शन में गड़बड़ी है। जैसे बच्चा जो नॉर्मली जो मिकोनियम या स्टूल पास करता है वो 48 आवर्स के अंदर में कर लेना चाहिए। अगर बच्चे में आंत का लकवा है
तो बच्चा का पेट फूल रहा है, दूध पिला रहा है, बच्चा ठीक है, पेशाब भी कर रहा है लेकिन पैखाना नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं कि सही में आंत का लकवा है कि नहीं है, या कभी कभी उसका ऑपरेशन उस समय कर दिए, या लगा जो बहुत दिन के बाद भी ऐसा लगा कि बच्चा बहुत कब्जियत है, बच्चा 5 दिन पे पैखाना करता है, 6 दिन पे करता है, तो वैसे बच्चों को हम लोग फिर जांच करा के करते हैं। तो जो बीमारी बाद में जो है बीमारी ही पहले से ही लेकिन वो प्रेजेंट बाद में करता है, तो उसको हम लोग पेडियाट्रिक सर्जरी में करते हैं। और जो न्यूनेटल सर्जरी हुआ, जो नवजात शिशु की सर्जरी होगी, वो विदिन 2 डेज 3 डेज जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग कर देते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में हमें इतनी ढेर सारी जानकारियां दी। तो हम हमारे दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर ही नहीं, पटना में भी इनका बैठने का जगह है, जहां अगर आप दर्शकों में से किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर साहब रविवार को बैठते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जूरन छपरा रोड नंबर 2 सत्यनारायण मार्केट में डॉक्टर साहब बैठते हैं रविवार को। तो आप इनसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, पटना में डॉक्टर साहब प्रतिदिन बैठते हैं और उनका जगह है सुश्रुत अशोका पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर, राजेंद्र नगर रोड नंबर 3। जी हाँ, आप मिल सकते हैं। और आपके बच्चे में अगर इस प्रकार की कोई विकृति आपको नज़र आती है और आपके पास उस समस्या का समाधान नहीं है तो आप डॉक्टर साहब से मिलकर अपने बच्चे के संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर्जरी वाले जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे जिनकी सर्जरी की जाती है, उन बच्चों में और सामान्य बच्चों में क्या कोई अंतर पाया जाता है? नहीं, जैसे बच्चों का अगर सही समय पे ऑपरेशन हो जाए, या खाने की नली नहीं है, या आंत नहीं बना हुआ है, आंत पेट से बाहर है, पैखाने का रास्ता नहीं है, लिंग की बीमारी है जो स्पष्ट नहीं है, वो लड़का है या लड़की है, हाँ, पेशाब बच्चा सामने से नहीं करके नीचे से करता है, तो वो ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाता है और अमूमन कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा साधारण नॉर्मल बच्चा रहता है वैसा ही वो भी बच्चा रहता है। कभी कभी हमने देखा नवजात शिशु में एक डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, जो चेस्ट और एब्डोमेन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, उसमें छेद रहता है। बच्चा जन्म लेता है, उसका तुरंत उसको बहुत सांस तेज चलने लगता है, उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं और वो बच्चे जो ऑपरेशन करने के बाद जरूरत पड़ा तो वेंटिलेटर पे भी डाल दे और उसके बाद बच्चा आराम से ठीक हो जाता है। फिर अच्छा डेवलपमेंट में या बच्चे के इंटेलिजेंसिया में या बच्चे के काम करने की क्षमता में कोई अंतर नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपने लिंग के बारे में, जो बच्चों के बारे में बताया, तो खास तौर से आम तौर पर ज़्यादातर लिंग से संबंधित किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं बच्चों के संबंध में, नवजात बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने सोसाइटी में इस बीमारी को छिपाया जाता है। लोग, उसके माँ बाप भी इसको छिपा के रखते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो खुद शर्म से नहीं बताता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे का जो लिंग होता है वो बच्चा बीमारी, इसको हाइपोस्पेडियास कहते हैं, दूसरी बीमारी इसको डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन DSD बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चा का लिंग स्पष्ट नहीं है, एक वहाँ से शुरू होता है और बच्चा पेशाब जो करता है वो नॉर्मल लड़का है लेकिन पेशाब नीचे से करता है, सामने से छेद नहीं होकर के उसका पेशाब करने का जो रास्ता है वो नीचे से, वही नीचे का रास्ता बहुत पीछे हो जाता है तो वो लड़की जैसा दिखने लगता है। तो लोग घबरा जाते हैं जो क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद उसकी सर्जरी करनी लगती है। वो सर्जरी कम से कम हम लोग 1 साल का उम्र होता है बच्चे का, फिर हम लोग उसकी सर्जरी करते हैं। और उसमें क्या होता है कि अभी बहुत से लोग होते हैं जिनका 3 बार 4 बार ऑपरेशन करा चुके हैं लेकिन फिर भी पेशाब नीचे से ही हो रहा है, ताकि बाद में उनको शादी के बाद उनको चाइल्ड बर्थ में और उनको समाज में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में सही समय पे उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। 1 साल का बच्चा हो गया, उसको बहुत बार छोटा रहता है तो हार्मोन थेरेपी देते हैं, हार्मोन थेरेपी देकर के उसके लिंग को बढ़ाया जाता है। तो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपने समाज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, लोग बीमारी को छिपा लेते हैं। जब बच्चा 15 साल 18 साल, इवन जब बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जब शादी से पहले आते हैं, क्योंकि ये जन्मजात बीमारी है तो ये पेडियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है। कोई भी जन्मजात बीमारी जो पेडियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत आता है तो उसमें लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, जिसको बाद में कैसे होगा, कैसे इसकी सर्जरी करेंगे। तो इसमें लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस बीमारी को छिपानी नहीं चाहिए। तुरंत अपने जो भी डॉक्टर हैं बगल में उनसे राय मशविरा करना चाहिए और सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि पेडियाट्रिक सर्जरी और सामान्य सर्जरी में क्या अंतर होता है? देखिए, पहले तो एक ही साथ था सर्जरी, जनरल सर्जरी और पेडियाट्रिक सर्जरी, न्यूनेटल सर्जरी सब एक ही साथ में करते थे।
लेकिन बाद में दोनों को अलग कर दिया गया। ये देखिए जो नवजात शिशु होता है ना, वो छोटा एडल्ट नहीं होता है, उसका एनाटॉमी, उसका फिजियोलॉजी सब चीज डिफरेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि उसके लिए थोड़ा सा ओटीपी सेटअप और एनआईसीयू का बैकअप होना चाहिए। और सर्जरी में भी अगर आप बड़े लोगों की सर्जरी करते हैं तो फिर बहुत छोटे बच्चे की सर्जरी करने में आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए अलग डिपार्टमेंट किया गया। जो उसको फ्लूइड चढ़ता है, उसको आइनस से पानी जो चढ़ता है, या उसको जो दवा पड़ती है, ये सारी चीजें अलग रहती हैं, उसका डोज अलग हो जाता है। और बीमारियां जो जन्मजात बीमारियां हैं उसमें, और कुछ ऐसी बीमारियां जो बाद में भी होती हैं, जो बाद में प्रेजेंट करती है एक्चुअली, वो 18 साल तक के बच्चों को एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, उसको पेडियाट्रिक एंड नियोनेटल सर्जरी का अलग से नाम दे दिया गया, ताकि सिर्फ वही बच्चों को ही हैंडल करें, एडल्ट को या जो बूढ़े लोग हैं उनकी सर्जरी में वो ना जाए। डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने नवजात बच्चे के संबंध में जो बातें बताई, तो क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नवजात बच्चे में जन्मजात बीमारियां होती हैं लेकिन वो सामने खुलकर नहीं आता है और कुछ दिनों के बाद फिर वो नजर आए, तो क्या उसका इलाज संभव है सर? जैसे आप बच्चे को देखेंगे, बहुत से बच्चे के बारे में सुनते होंगे, जो बच्चा ठीक था 1 महीना का हुआ तो उसको उल्टी होना चाहिए। उल्टी कैसा होता है? तो सफेद उल्टी होता है, जो पीता है वो निकल जाता है, ठीक है। वो जन्मजाती बीमारी है, लेकिन वो हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हम लोग का स्टोमक है, स्टोमक से निकलने के रास्ते में मांस बढ़ जाता है, तो उसकी छोटी सर्जरी है, छोटी सर्जरी करके करते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में ठीक रहता है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ का पैखाना भी हो रहा है, धीरे धीरे उसको देख रहा है कि बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पैखाना 3 दिन 4 दिन पे हो रहा है, तो पेट में दर्द की शिकायत बहुत बता रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जब जांच कराते हैं तो उसका आंत उल्टा, ठीक है। तो आंत उल्टा है तो उसकी जानकारी अल्ट्रासाउंड से या रंगीन एक्सरे, सो बेरियम विल फॉलो थ्रू करते हैं, वो करके हम लोग देखते हैं कि इसको तो आंत उल्टा है, जहाँ सीकम या अपेंडिक्स जिधर नहीं होना चाहिए उधर दूसरे साइड में है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये बीमारी, इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया, जो हस्बैंड डिजीज, जो आंत का लकवा है वो हो गया, तो ये सारी बीमारियां खासकर मैंने देखा है, जो मालन्यूट्रिशन, जो आंत उल्टा होना, वो बच्चों में बहुत कॉमन है। और वो करीब हमको लगता है कि मैंने 12 साल के बच्चे भी, 8 साल के बच्चे भी, जो पैदाइशी बीमारी है वो उस समय तक, क्योंकि पेट में दर्द हुआ, दवा ले लिए, ठीक हो गया, फिर रुक गए, और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा को तकलीफ आ गया, ये बार बार हॉस्पिटल जाना आना उसको लगा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में एक बार पीडियाट्रिक सर्जन से जरूर राय मशविरा करना चाहिए, जो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं जो आंत उल्टा तो नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या माँ के गर्भ के बारे में, माँ के गर्भ से ही ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में किसी प्रकार की विकृति है या नहीं? हाँ, देखिए सब बीमारी तो पता नहीं चल सकती है, लेकिन कुछ बीमारियां अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है, जैसे उसका सर तो बड़ा नहीं हो रहा, या मगज का गांठ जो मैंने बताया था मेनिंजोमाइलोसिस, वो पता चल जाता है, कटे होठ तालू जो होता है जो बच्चे का, ये वो पता चल जाता है। और जैसे कभी कभी हम लोग अभी के डेट में देखते हैं, जो एक पेशाब के रास्ते में पर्दा होता है, एक बीमारी होती है उसको पोस्टीरियर थ्रल बॉल, ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। लोग समझते हैं कि नहीं बच्चा मेरा इन्फेक्शन में हो गया, बच्चा पेशाब धार से करता ही नहीं, इसलिए हमेशा उनकी बच्चे की माँ को या उसके जो साथ में रह रहे हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा पेशाब धार से करता है कि नहीं, लड़की नहीं लड़का, वो धार से करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बात है कि पेशाब कर रहा है लेकिन बूंद कर रहा, वो धीरे धीरे उसका पूरा किडनी, उसका ब्लैडर सारा डैमेज हो जाता है। उस बीमारी को भी अगर अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर पे आप कराएंगे तो पता चल जाएगा कि इसको पेशाब के रास्ते में पड़ रहा है। तो उसका इलाज पेट से ही बाय बर्थ के पहले ही आप कराया जा सकता है सर? अभी तो शुरुआत नहीं हुई है फीटल सर्जरी की पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसमें काफी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। कुछ जगहों पे बाहर में, अपने देश से बाहर में कुछ जगहों पे उसको शुरुआत की गई, लेकिन बहुत सफलता भी नहीं मिली है, तो हम लोग अभी उस बच्चे को डिलीवर होने के तुरंत बाद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, मेरी जानकारी के लिए आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई, खासकर मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियाँ हम महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या गर्भ के समय ये सारी विकृतियाँ जो जन्मजात बच्चे को होती है, तो गर्भ के समय ही माँ को कौन कौन सी सावधानियाँ खास तौर से अगर बरतें तो ये सारी विकृति के शिकार हमारे बच्चे जो पैदा हुए वो ना हो पाए, इस संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं उसमें एक बीमारी सिर्फ है जिसके बारे में कारण स्पष्ट है, पता है,
जो मगज का गांठ मैंने बताया मेनिंजोमायोसिस, वो बच्चे के कमर पे, पीठ पे, पूरे पीछे से कहीं भी वो बड़ा सा गांठ होता है जी। और गांठ जैसा दिखता है, ऊपर से एकदम थिन लेयर, एकदम पतला सा लेयर रहता है, मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, और अंदर लगता है जैसे पानी है। हाँ, तो वो कंडीशन उसकी माँ के फोलिक एसिड की कमी से होता है जी। तो अगर एक बच्चे को फोलिक एसिड की, जो बच्चा अगर उनका डिलीवर्ड हुआ और वो अगर उसको मेनिंजोमायोसिस है, तो उस वैसी माता को फिर गर्भवती 2 साल तक नहीं होना है, 2 साल तक उनको फोलिक एसिड लेना है, उसके बाद ही प्रेग्नेंट होना है जी। नहीं तो फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, सिर्फ वो गांठ नहीं रहता, उसमें नस डैमेज हो जाता है। तो बच्चा क्या होता है कि बच्चा का नीचे का दोनों पैर कमजोर हो सकता है, बच्चे के पैखाना पेशाब पे कंट्रोल बंद हो सकता है, और उसके साथ साथ उसके चलते माथे में पानी भी भर सकता है। तो बच्चा का जिंदगी बहुत खराब हो जाता है अगर उस ढंग का बच्चा पैदा हुआ, जो ऑपरेशन के बाद भी अगर पैर नहीं कमजोर है तो वो फिर ऑपरेशन के बाद भी पैर कमजोर वापस नहीं आएगा जी। हो सकता है गांठ रहे, बच्चा का पैर भी ठीक है, पेशाब पैखाना भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैर कमजोर रहे और पैखाना पेशाब पे कंट्रोल न रहे, उसके साथ साथ वो गांठ है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि नस कितना डैमेज है जी। तो वैसे कंडीशन में उसकी मदर को या माँ को चाहिए जो कम से कम 2 साल फोलिक एसिड का टैबलेट ले, तब वो प्रेगनेंसी में जाए जी। बाकी कोई भी बीमारियां, चाहे वो लिंग की बीमारी है, चाहे वो नवजात शिशु में खाने की नली या आंख नहीं बना होना हो या आंख का लकवा हो, इसमें कोई भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हम लोग ये मानते हैं जो अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो एरोमेटिक एमाइंस का होता है जो सी वाटर में बढ़ रहा है, इसके चलते जो हाइपोस्पोडिया से लिंग की बीमारी, जो पेशाब का रास्ता नीचे से होता है या पेशाब टेढ़ा रहता है, लिंग टेढ़ा रहता है, लिंग छोटा रहता है, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा इफेक्ट कर रहा है, बट रीजन जो है कॉज कभी भी क्लियर नहीं है जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आपने पेडियाट्रिक सर्जरी में 10 साल का आपको अनुभव रहा है, तो क्या खास आप हमारे दर्शकों को इसके संबंध में बताना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो उसे एक बार स्वयं जरूर बच्चे को पूरी तरह से निरीक्षण करें, किसी भी डॉक्टर या इवन नर्सिंग स्टाफ के देखने के बावजूद भी खुद से खुद जरूर उसको एक बार देख लें, जो उसका तालु कैसा है, उसका कोई गर्दन पे गांठ तो नहीं है, कोई पेट पे कोई गांठ तो नहीं है, या पीछे में कोई छोटा सा भी गांठ तो नहीं है, या दोनों गोली ठीक है कि नहीं है, पैखाने का रास्ता है या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत 3-4 बच्चे को मैंने पटना में देखा है कि बच्चे आए हैं और उनका पेट फूला है, उल्टी होने लगा, 3 से 4 दिन के बाद आए हैं और पता चला कि उसको पैखाने का रास्ता नहीं है। वो बाद में खुद से लोग देखे तो पता चला कि, इसलिए जिस दिन जन्म हो तो एक बार उसका स्वयं से निरीक्षण जरूरी है जी। और दूसरी बात यह है कि अपने समाज में बीमारी को छिपाए ना, खासकर लिंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, छोटा हो या टेढ़ापन हो या स्पष्ट न हो या पेशाब नीचे से हो रहा हो, 2 बार भी पहले भी 2-3 बार सर्जरी कहीं करवाए हो तो भी उसके लिए निराश होने की बात नहीं है, उसमें हार्मोन थेरेपी और सर्जरी करवाने के लिए फिर से आना चाहिए। तीसरा चीज ये है कि बच्चे माता जी के उनके खान पान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ मेनिंजोमायोसिस बहुत कॉमन है और उसमें फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, इसलिए जब प्रेगनेंसी रहे तो उसमें खाना पे विशेष ध्यान दें और खाने पे ये सोच के ध्यान दें जैसे कि वो ऐसा ना देंगे तो कल के इलाज कराने पर उतना खर्चा जो उधर करेंगे उससे बेहतर है कि माता जी को खाना दें जी। समझ गए ना? तो ये कहने का मतलब है कि उस खान पान पे ज्यादा ध्यान देना है और बच्चे का जन्म जो भी होता है तो उसके बाद स्वयं एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि बच्चा अगर जन्म के बाद उल्टी करने लगे, थोड़ी देर के बाद देखा जो मुंह से बहुत झाग जैसा आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो उसमें फिर इंतजार ना करें, उसे तुरंत पेडियाट्रिशियन से मिलें और अगर हरा उल्टी आ रहा है तब तो तुरंत से उनको मिलना चाहिए किसी भी पेडियाट्रिक सर्जन से, नहीं तो कम से कम शिशु चिकित्सक यानी पेडियाट्रिशियन से भेंट कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी ढेर सारी जानकारियां दी, खासकर नवजात और शिशुओं के संबंध में आपने हमारे दर्शकों को इतनी ढेर सारी बातें बताई और उनमें होने वाले बीमारियों के संबंध में, उनमें होने वाले विकृतियों के संबंध में इतनी सारी समस्याओं का आपने हल बताया और आपने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियाँ दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं हमें फिर भी जब आपकी ज़रूरत होगी
आप हमारे स्टूडियो में पुनः आएंगे और हमारे दर्शकों को आप ढेर सारी जानकारियाँ भी देंगे। तो दर्शकों, देखा आपने कि हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर जी, जिन्होंने हमारे बच्चों के संबंध में हमें ढेर सारी जानकारियाँ दी। तो हम हमारे दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब पटना और मुजफ्फरपुर में ये दोनों ही जगह ये बैठते हैं। पटना में ये बैठते हैं श्रुतसुत अशोका पेडियाट्रिक सर्जरी सेंटर राजेंद्र नगर में, जहां आप अपने बच्चों को प्रतिदिन इन्हें दिखला सकते हैं। और साथ ही मुजफ्फरपुर में भी ये बैठते हैं जुरन छपरा रोड नंबर 2 सत्यनारायण मार्केट के पास। तो आप वहां भी, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वहां भी आप ले जाकर डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो इतनी ढेर सारी जानकारियां डॉक्टर साहब आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।